वेलकम टू बिहार मैटर्स। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, आज इसमें हम एक बहुत ही क्रिटिकल डीप डाइव करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस होगा इकोलॉजी के मास्टर क्लास नोट्स पर, और स्पेसिफिकली आज हम डिकोड करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। जी। और स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि आज का ये सेशन बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और टीचर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल्स के पीछे का जो पूरा साइंस है, जो मैकेनिज्म है, हम उसे समझेंगे। मतलब हम देखेंगे कि नेचर का ये इनबिल्ट रिसाइकलिंग सिस्टम असल में कैसे काम करता है। राइट। क्योंकि एग्जाम्स में अब सीधे सवाल नहीं आते, अब वो कॉन्सेप्ट की गहरी समझ को टेस्ट करते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये साइकिल्स आज के रियल वर्ल्ड क्लाइमेट क्राइसिस से कैसे जुड़े हैं, तब तक आप एनालिटिकल सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली। तो चलिए इस मिशन की शुरुआत एक बहुत ही अजीब से पैराडॉक्स या कह लीजिए एक विरोधाभास से करते हैं। सोचिए कि अगर एक इंसान को ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जो खाने पीने की बेहतरीन चीजों से ऊपर तक भरा हुआ हो, तो क्या वो इंसान भूख से तड़प कर मर सकता है? लॉजिक तो यही कहेगा कि ऐसा होना नामुमकिन है। राइट। लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन असल में हमारी जो प्रकृति है उसमें पौधे हर दिन हर सेकंड इसी स्थिति का सामना करते हैं। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। मतलब हवा पूरी तरह से नाइट्रोजन के समंदर से भरी पड़ी है। हाँ। फिर भी पौधे इस नाइट्रोजन के समंदर में गोते लगाते हुए भी एकदम भूखे रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कार्बन की बात करें, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है, लगभग 0.04% के आसपास। बिल्कुल, बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हमारे पूरे क्लाइमेट को बैलेंस करने और पृथ्वी पर जीवन को चलाए रखने में ये पौधे सबसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर नेचर का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? तो देखिए, यहीं पर साइंस का असली जादू सामने आता है। ये वो जगह है जहां हमें समझना पड़ता है कि नेचर चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, कैसे रिसाइकिल करती है। अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की बात करें, जो कि इस पूरे खेल का आधार है, तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। बायोजियोकेमिकल, अगर हम इसे तोड़ें तो? हाँ, अगर इसे हम 3 हिस्सों में तोड़ें, तो बायो का मतलब है जीवन या जीव जंतु, यानी बायोस्फीयर। जियो का मतलब है पृथ्वी, मिट्टी या चट्टाने, यानी लिथोस्फीयर। और केमिकल का मतलब है वो एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। हाँ, लेट मी अनपैक दिस। इसका मतलब ये है कि कार्बन या नाइट्रोजन जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं बाहर स्पेस से किसी उल्कापिंड के जरिए रोज पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। और ना ही वो यहाँ से गायब होकर वापस स्पेस में जा रहे हैं। वो बस पृथ्वी के इन अलग अलग मंडलों के बीच, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इनके बीच लगातार एक लूप में घूम रहे हैं। राइट। हमारी पृथ्वी मोटे तौर पर एक क्लोज्ड सिस्टम है। मतलब जो भी मटेरियल यहाँ आज मौजूद है वो अरबों सालों से यहीं पर है। ये काफी हैरान करने वाला फैक्ट है कि आज जो कार्बन आपके या मेरे शरीर का हिस्सा है, हो सकता है कि वो करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर का हिस्सा रहा हो। ओह वाओ, डायनासोर का? हाँ, या फिर किसी प्राचीन पेड़ का पत्ता रहा हो। कोई भी एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है। जीवन, मृत्यु और डीके होना, ये सब इसी मूवमेंट का, इसी साइकिल का हिस्सा है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे नेचर ने अपना खुद का कोई कॉस्मिक डिलीवरी सर्विस चला रखा हो। जैसे जोमैटो या स्विगी का कोई डिलीवरी पार्टनर होता है। वो एक रेस्टोरेंट से खाना उठाता है, शहर की सड़कों से होते हुए कस्टमर तक पहुंचाता है और फिर वापस नए ऑर्डर के लिए निकल जाता है। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। यहाँ भी सेम एलिमेंट्स लगातार एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन वो इस प्लैनेट की बाउंड्री के बाहर कभी नहीं जाते। बिल्कुल। और यहाँ स्टूडेंट्स को एक पॉइंट नोट करना चाहिए, इस डिलीवरी सर्विस के अलग अलग रूट्स होते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के साइकिल्स होते हैं, गैसियस साइकिल्स और सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स यानी जिनमें एटमॉस्फेयर का रोल होता है। राइट। गैसियस साइकिल्स में हवा या वायुमंडल का सीधा और बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, इनका एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर हवा में होता है। तो इसका मतलब यह है कि सेडिमेंट्री साइकिल्स में हवा का कोई रोल नहीं होता होगा, वो सिर्फ जमीन से जुड़े होंगे। जैसे अगर मैं फॉस्फोरस साइकिल की बात करूं, टूटती हैं, फॉस्फोरस मिट्टी में मिलता है,
पौधे उसे सोखते हैं, जानवर उसे खाते हैं और मरने के बाद वो वापस मिट्टी में मिलकर करोड़ों सालों में चट्टान बन जाता है। इसमें कोई गैसियस फेज नहीं है। राइट, बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य फोकस है वो उन गैसियस साइकिल्स पर है जो सीधा हमारे क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो कार्बन साइकिल से शुरू करते हैं। हम रोज न्यूज में कार्बन एमिशन के बारे में सुनते हैं। ये कार्बन साइकिल नेचुरली काम कैसे करता है? इस फ्लो को समझने के लिए हमें पौधों के नजरिए से देखना होगा। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के जरिए उसे अंदर खींचते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सांस लेना नहीं है। पौधे सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके उस हवा वाले कार्बन को सॉलिड खाने में बदल देते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। मतलब एक गैस अचानक से जीवन का ढांचा बन जाती है। तो हवा में तैरता हुआ जो कार्बन था वो अब एक पेड़ की लकड़ी, पत्ते या फल में लॉक हो गया है और फिर यहां से ये कार्बन फूड चेन में एंटर करता है। कोई हिरन उस पत्ते को खाता है तो कार्बन उसके शरीर में गया। फिर कोई शेर उस हिरन का शिकार करता है तो वो कार्बन शेर का हिस्सा बन गया। बिल्कुल सही। लेकिन आखिरकार इस कार्बन को वापस हवा में भी तो जाना है। हाँ, इसके दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है रेस्पिरेशन। जब पौधे या जानवर सांस लेते हैं तो वो एनर्जी बनाने के लिए खाने को जलाते हैं और CO2 वापस हवा में छोड़ते हैं। और दूसरा रास्ता है डीकॉम्पोजिशन। जब कोई जानवर मर जाता है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और फंगी उस डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और सारा कार्बन फिर से CO2 गैस बनकर हवा में रिलीज हो जाता है। ये तो एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड लूप लगता है। मतलब नेचर ने जितना कार्बन लिया उतना ही वापस कर दिया। लेकिन मास्टर क्लास के नोट्स में जो एक पॉइंट है जहां ये बैलेंस टूटता है वो है कंबशन, यानी फॉसिल फ्यूल्स का जलना। जब हम फैक्ट्रियों में कोयला जलाते हैं तो वो भी तो हवा में ही जा रहा है ना। बस यहीं पर कहानी में सबसे खतरनाक ट्विस्ट आता है। जो लूप हमने अभी डिस्कस किया वो एक्टिव साइकिल था, लेकिन कार्बन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो करोड़ों सालों से डीकम्पोज नहीं हुआ। वो जमीन के नीचे दबकर फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला और पेट्रोल में बदल गया। लिथोस्फेयर में लॉक हो गया। राइट, वो लिथोस्फेयर में पूरी तरह से लॉक हो चुका था। वो नेचर की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह था जिसे छेड़ा नहीं जाना था। लेकिन इंसानों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उस फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ दिया। हम जमीन के नीचे से उस लॉक्ड कार्बन को बहुत तेजी से बाहर निकाल रहे हैं और उसे जलाकर हवा में फेंक रहे हैं। और यही वो एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित इम्पैक्ट है जिसने सिस्टम को ओवरलोड कर दिया है। एग्जाम्स के लिए यहाँ दो बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कार्बन सोर्स और कार्बन सिंक। सिंक और सोर्स? हाँ, सोर्स वो है जो कार्बन रिलीज करता है, जैसे पेट्रोल कारें, और सिंक वो प्राकृतिक रिजर्वॉयर है जो एक्स्ट्रा कार्बन को सोखते हैं, जैसे घने जंगल या महासागर। यहाँ मैं एक पॉइंट उठाना चाहूंगा। नोट्स के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक हमारे महासागर हैं। वो इंसान द्वारा पैदा किए गए लगभग 25 से 30% CO2 को सोख लेते हैं। लेकिन क्या ये ओशंस नेचर का कोई सीक्रेट डंपिंग ग्राउंड है जहां हम अपना प्रदूषण छिपा रहे हैं? और क्या ये ओशियनिक स्पंज कभी भरेगा नहीं? देखिए, महासागर अनंत नहीं है। उनकी सोखने की एक कीमत चुकानी पड़ रही है। जब हवा की CO2 पानी में मिलती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है। ओशन एसिडिफिकेशन। बिल्कुल। इससे समुद्र का पानी एसिडिक हो रहा है और pH लेवल गिरने से समुद्री जीवों, खासकर कोरल रीफ्स के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके शरीर का बाहरी ढांचा घुलने लगता है। और यहाँ रेजोनेंस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डरावना है। अगर कार्बन हवा में है तो उसका असर कुछ दशकों तक रहता है, लेकिन एक बार वो समुद्र की गहराइयों में चला गया तो उसका रेजिडेंस टाइम हजारों सालों का हो सकता है। हाँ, मतलब हम आज जो प्रदूषण कर रहे हैं वो हजारों सालों के लिए सिस्टम में लॉक हो रहा है। इसके साथ ही एक फीडबैक मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो गया है। जब हवा में ज्यादा CO2 होती है तो वो ब्लैंकेट की तरह काम करती है, गर्मी बढ़ाती है, और गर्मी बढ़ने से जंगलों में आग लगती है, जिससे और ज्यादा कार्बन हवा में जाता है। और इसका असर तो महासागरों पर भी पड़ता होगा ना, क्योंकि साइंस का बेसिक रूल है कि कोई भी गर्म लिक्विड गैस को अच्छी तरह होल्ड नहीं कर पाता। गर्म होते महासागर अब कार्बन सोखने की बजाय उल्टा और भी ज्यादा CO2 हवा में रिलीज करने लगे। ये तो एक दुष्चक्र है। ये समझना सच में आंखें खोलने वाला है। लेकिन चलिए अब कार्बन से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन। ये इकोलॉजी का वो अनसंग हीरो है जिसका साइकिल कार्बन से भी कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, नाइट्रोजन साइकिल सच में एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। कार्बन का साइकिल सीधा था,
CO2 ली और छोड़ दी। लेकिन नाइट्रोजन के केस में, जैसा आपने शुरुआत में वो पैराडॉक्स बताया था, हवा में 78% नाइट्रोजन गैस होने के बावजूद पौधे उसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा क्यों है? पौधे सीधे नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकते? इसका कारण है केमिस्ट्री की एक बहुत मजबूत दीवार। हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस यानी N2 के हर मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम्स आपस में बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड? हाँ, ऐसा समझिए कि 2 एटम्स ने एक दूसरे को 3 हाथों से इतनी जोर से जकड़ा हुआ है कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेतहाशा एनर्जी चाहिए। ज्यादातर पौधों के एंजाइम्स में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस बॉन्ड को तोड़ सकें। तो ये बिल्कुल उस तिजोरी वाले उदाहरण की तरह है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन वो करोड़ों रुपए हैं जो एक मजबूत तिजोरी में बंद है। पौधे तिजोरी के पास बैठे भूखे लोगों की तरह हैं जिनके पास चाबी नहीं है। तो ये लॉक आखिर खुलता कैसे? ये तिजोरी खोलते हैं मिट्टी में मौजूद कुछ बेहद खास बैक्टीरिया। ये प्रकृति के असली लॉक पिकर्स हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन साइकिल के 5 मेमोरी फ्लो स्टेप्स में बांटते हैं। कैंडिडेट्स को इन 5 स्टेप्स का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। राइट। तो पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाम से ही क्लियर है कि जो आजाद नाइट्रोजन थी उसे फिक्स किया जा रहा है। इस स्टेप में N2 गैस को अमोनिया में बदला जाता है। बिल्कुल। और ये फिक्सेशन 3 तरह से होता है। पहला है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें लेग्यूम्स यानी दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। वो हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे अमोनिया में बदलते हैं। और दूसरा तरीका है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। ये काफी ड्रामेटिक है, मतलब आसमान में चमकने वाली बिजली इस साइकिल का हिस्सा बन जाती है। हाँ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भयंकर एनर्जी चाहिए वो बिजली कड़कने से मिलती है। बिजली की गर्मी N2 को तोड़ देती है और वो बारिश के साथ मिट्टी में आ गिरती है। और तीसरा तरीका है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, जिसे हेबर प्रोसेस कहते हैं, राइट? जहां इंसान फैक्ट्रियों में हवा की नाइट्रोजन से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो फिक्सेशन से तिजोरी खुल गई, नाइट्रोजन अब अमोनिया बन चुका है। तो क्या आप पौधे इसे खा सकते हैं? ज्यादातर पौधों के लिए अभी भी ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है। और यहीं पर दूसरा स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन। इसमें अमोनिया को पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदला जाता है। ये काम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया करते हैं। अब जाकर ये नाइट्रेट बना है जिसे पौधे अपनी जड़ों से आसानी से सोख सकते हैं। इसे हम पौधों की पसंदीदा डिश कह सकते हैं। और यही हमारा तीसरा स्टेप है एसिमिलेशन। पौधे इस नाइट्रेट को खींचते हैं और उसे प्रोटीन्स और DNA में बदल देते हैं। सही कहा। इसके बाद चौथा स्टेप आता है अमोनिफिकेशन। जब पौधा मरता है तो डीकम्पोजर्स उस डेड मैटर में मौजूद प्रोटीन को वापस अमोनिया में बदल देते हैं। यहाँ एक डाउट आता है, अगर ये अमोनिया मिट्टी में ही रह गया तो साइकिल क्लोज कैसे हुआ? इसे हवा में भी तो वापस जाना चाहिए ना? और उसी के लिए 5वां और आखिरी स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। मिट्टी में कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जब मिट्टी में ऑक्सीजन कम होती है तो ये नाइट्रेट को तोड़कर ऑक्सीजन ले लेते हैं और बची हुई नाइट्रोजन को N2 गैस बनाकर वापस एटमॉस्फेयर में उड़ा देते हैं। वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आ रहा है। अगर नाइट्रोजन पौधों के लिए इतना जरूरी है और इतनी मेहनत से बैक्टीरिया उसे मिट्टी में लाते हैं, तो नेचर ने ये अंडो बटन या डीनाइट्रिफिकेशन बनाया ही क्यों है? ये तो ऐसा हुआ कि कोई तिजोरी में पैसे जमा कर रहा है और दूसरा उसे निकालकर हवा में उड़ा रहा है। ये सवाल स्टूडेंट्स भी अक्सर पूछते हैं। देखिए, नेचर में हमेशा एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर सिर्फ फिक्सेशन होता रहे तो मिट्टी में नाइट्रोजन इतनी बढ़ जाएगी कि वो पौधों के लिए हाईली टॉक्सिक यानी जहरीली हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये टॉक्सिसिटी रोकने के लिए है? बिल्कुल। डीनाइट्रिफिकेशन एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। ये वायुमंडल के कॉम्पोजिशन को बिगड़ने नहीं देता। ये नेचर की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। लेकिन इसी इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स एग्जाम्स में फंस जाते हैं। हमारे मास्टर क्लास नोट्स में कुछ कोर एग्जाम ट्रैप्स दिए गए हैं जो BPSC और UPSC में सीधे स्टेटमेंट्स के रूप में आते हैं। जैसे सबसे पहला ट्रैप है, पौधे हवा की नाइट्रोजन का सीधा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये स्टेटमेंट 100% गलत है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, पौधे मिट्टी से नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ट्रैप जो अक्सर आता है वो है कि नाइट्रोजन साइकिल पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है।
ये भी एक बड़ा ट्रैप है। सुनने में लगता है कि सिर्फ बैक्टीरिया शामिल हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि बिजली कड़कना और फैक्ट्रियों में होने वाला हैबर प्रोसेस भी इसका हिस्सा है। राइट। और तीसरा स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, डीनाइट्रिफिकेशन से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। जो कि लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। डीनाइट्रिफिकेशन तो मिट्टी से नाइट्रेट को बाहर निकालकर हवा में उड़ा रहा है, तो जाहिर है कि ये फर्टिलिटी को घटाता है, बढ़ाता नहीं है। एग्जैक्टली। और इन साइकिल्स को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ये साइकिल्स टूटते हैं तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता है। जैसे इंसान ने हैबर प्रोसेस से खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया डालना शुरू कर दिया। हाँ, और इससे एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय आपदा पैदा हुई है, यूट्रोफिकेशन। खेतों का एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बारिश के साथ बहकर झीलों में चला जाता है, जिससे पाली पर एल्गल ब्लूम यानी शैवाल बहुत तेजी से पनपने लगते हैं। और जब ये शैवाल मरते हैं तो पानी के बैक्टीरिया उन्हें सड़ाने के प्रोसेस में पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं। ऑक्सीजन डिप्लीशन। बिल्कुल। मछलियां दम घुटने से मरने लगती हैं और वो जगह डेड जोन बन जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा नाइट्रोजन से हवा में नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ती है, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ये CO2 के मुकाबले लगभग 300 गुना ज्यादा ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है। यही कारण है कि आज हमने इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को इतनी गहराई से समझा। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर महासागरों तक हर कोई इस रिसाइकलिंग का हिस्सा है। बिल्कुल, एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह। मैं इस डीप डाइव को समराइज करना चाहूंगा। हमने देखा कि कैसे नेचर का ये डिलीवरी लूप काम करता है और कैसे मानव का हस्तक्षेप, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स जलाना हो या एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, इन नेचुरल लूप्स को डैमेज कर रहा है। और मेरी सभी एस्पिरेंट्स को सलाह है कि वो इन मेमोरी फ्लोज, कार्बन सिंक और नाइट्रोजन के 5 स्टेप्स को अच्छे से रिवाइज करें। ये कॉन्सेप्ट्स मेंस के आंसर्स में क्लाइमेट चेंज की समझ को बहुत मजबूत बनाते हैं। हम अगले सेशन में इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जाने से पहले एक आखिरी विचार पर गौर करना जरूरी है। हमने हैबर प्रोसेस की बात की, जिसने हमें अरबों लोगों का पेट भरने की ताकत दी। एक तरह से ये विज्ञान की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अगर हम इसी तरह अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर नेचर की स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करते रहे, तो और ऐसे कौन से नेचुरल साइकिल्स हैं जिन्हें हम अनजाने में तोड़ रहे हैं, जिनके बारे में शायद हमें अभी पता भी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।